हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी में वाइडर सीपीआर का फॉर्मेशन था। ये कैसे दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा। वाइडर सीपीआर में जो 3 लाइन का डिस्टेंस रहता है वो ज्यादा रहता है। जब भी ऐसा मौका आता है तो मार्केट साइडवेज ज्यादा रहता है और एक रेंज बाउंड रहता है मार्केट। तो इसका रेंज फिक्स था आज के दिन में। अगर ये सीपीआर से नीचे उतर के खुला है तो ये कहाँ जाएगा? S1 प्रीवियस लो और सीपीआर का जो रेंज है उसी के बीच में जाकर के क्लोज होगा। तो डेफिनेटली वो वहीं पे जाकर के क्लोज हो, जहां से ओपनिंग हुई थी वहीं पे जाके क्लोज हो गई। अब इसका प्राइस एक्शन को हम समझते हैं। आज के दिन में प्राइस गैप डाउन खुला था। हाई पे बंद होकर गैप डाउन खुला। और ये हमारा एक नया इंडिकेटर आया है आई ट्रेंड जोन। इसमें क्या होता है कि इंडिया विक्स के हिसाब से इसके लेवल सेट हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से पिवोट पॉइंट कहाँ आ रहा था? यहाँ पे आया था। प्राइस यहाँ से नीचे खुला था, इसका मतलब प्राइस नीचे की तरफ में जाना था। यहाँ पे पहला जो कैंडल था 1 मिनट के टाइम फ्रेम का, ये अपर और लोअर वीक बना करके था। तो जैसे ही इसका अपर वीक ब्रेक होता तो हम ऊपर का ट्रेड बनाते, लेकिन क्या हुआ? सेकंड कैंडल रेड कैंडल बना। तो थर्ड कैंडल जो था ना वो डेज ओपन की लाइन को और वी वेब की लाइन को ब्रेक कर रहा था। और ये जो आई ट्रेंड जोन का सपोर्ट सेकंड वाला लेवल है इसको भी ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ में ट्रेड बन गया। अब असेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम करता है, बट यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा था तो फिर नीचे का ट्रेड बना सकते थे। तो नीचे जो ट्रेड बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? कॉल सेल का बनाते हैं। हमने यही किया, कॉल सेल का बनाया है, प्रॉफिट बुक के नीचे की तरफ में आया। तो यहाँ पे वीवेब के ऊपर 21 EMA की लाइन थी, इसलिए नीचे की तरफ में जब आया ना तो प्राइस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में। लेकिन ऊपर जब तक बाउंस हुआ तब तक वीवेब के नीचे 21 EMA की लाइन आ गई थी। इसलिए प्राइस नीचे की तरफ में जब गया, S1 को नीचे तोड़ा नीचे की तरफ में, तो इस जगह से वापस पूरी तरीके से बाउंस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके जिगजैग करते हुए ये इंटरडे ट्रेंड जोन का जो थर्ड लाइन था यहाँ तक आया। और यहाँ पे आने के बाद में फिर कंसोलिडेट करने लग गया। आप देख रहे होंगे कि इस जगह पे और इस जगह पे प्राइस आके रिबाउंड लिया है। बाउंस क्यों है? तो बाउंस क्यों हुआ है? क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे 21 EMA की लाइन मिल गई थी। यहाँ पे देखिए ये जो 21 EMA की लाइन है इसको हम मार्किंग कर देते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये इसी पर्टिकुलर जगह से बाउंस हुआ है। और यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन बना था, जिस ये वाला कैंडल का फॉर्मेशन, ये भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन था। तो इसलिए प्राइस नीचे की तरफ में आया फिर बाउंस कर गया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर अपन देखेंगे तो ये सपोर्ट वाली लाइन थी। अब देखो ये वाली सपोर्ट की लाइन थी, तो सपोर्ट पे आया, प्राइस नीचे है और फिर असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से प्राइस बाउंस होकर ऊपर की तरफ में निकल गया। तो अब आई ट्रेंड जोन को वापस लगा लेते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम। तो इसमें जब प्राइस ऊपर की तरफ में बाउंस हुआ तो ये इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पे क्या हुआ था? ये 21 EMA को भी ब्रेक कर रहा है और साथ ही साथ एस S1 है कि हाँ S3 का लेवल है। आई ट्रेंड जोन का S3 का लेवल को भी ब्रेक करा था ऊपर की तरफ में। तो इसलिए यहां से प्राइस ऊपर की तरफ में निकला। और ऊपर की तरफ में निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वीवेब पे जाएगा। डेफिनेटली वीवेब पे जाएगा, S1 और वीवेब पे जाएगा। लेकिन ये इनसाइड रेंज में घुस रहा है कैंडल। देखिए 10:27 का कैंडल इनसाइड रेंज में घुस रहा है। और यहाँ पे 21 EMA रिजेक्शन पे नहीं है, सपोर्ट पे है। इस यहाँ पे क्या हुआ था कि 21 EMA रिजेक्शन का के जगह पे था, यानी इसके ऊपर 21 EMA की लाइन थी। लेकिन यहाँ पे इस कैंडल पे 21 EMA नीचे है, यानी कि अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसका टारगेट वीवेब था। वीवेब पे एक रिबाउंस लिया नीचे की तरफ में और 21 EMA से फिर से सपोर्ट कर गया। तो इसका अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाता? नेक्स्ट टारगेट होता है सीपीआर का लेवल। तो सीपीआर का लेवल हमारा डेज ओपन की लाइन पे भी आ रहा था, तो यहां से लेकर के टारगेट यहां तक लिया जा सकता था। और ये कंफर्म ट्रेड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर इनसाइड रेंज में घुसा है तो टारगेट सीपीआर आता है जनरली। भले ये जिगजैग करते हुए है लेकिन टारगेट आपको सीपीआर का लेवल पे ही लेना है। यहाँ पे आने के बाद में ट्रेड को चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वाइडर सीपीआर है। तो ये कंसोलिडेशन जो हुआ है वो एक्सपेक्टेड था। आखिरी आखिरी में क्या हुआ कि ये जो 1:16 पे प्राइस ऊपर की तरफ में लेके गया। लेकिन जब ये सीपीआर के अंदर घुस जाता है तो फिर वो न्यूट्रल जोन पे आ जाता है। तो ये ऊपर गया भी, तो प्राइस यहाँ तक आने के बाद में रिजेक्शन होकर के वापस नीचे की तरफ में आ गया। तो जहां से ओपनिंग हुई थी वहीं पे जाकर के क्लोज हो गया। तो इसलिए
हमको एक सेफ टारगेट ले लेना है। नीचे का टारगेट डन हो गया, ऊपर का भी टारगेट डन हो गया, ट्रेड को छोड़ दीजिए। वीवेब के ऊपर 21 की लाइन ऊपर का ट्रेड बनाएगा, वीवेब के नीचे 21 की लाइन नीचे का ट्रेड बनाएगा। सिंपल एक कॉन्सेप्ट को रखना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। इसको हम ऑप्शन की प्राइसिंग पे भी देख लेते हैं। ऑप्शन की प्राइसिंग, यहाँ पे ऑप्शन की प्राइसिंग को अगर अपन देखेंगे तो 24,700 का कॉल लगाया है मैंने, और 25,000 का पुट लगाया है। देखिए यहाँ पे कॉल और पुट का जो चार्ट है, आप पहले कॉल में हम देखते हैं, कॉल में कहाँ पे खुल रहा है मार्केट, सीपीआर के नीचे खुल रहा है, रेड कैंडल बना के नीचे खुल रहा है। तो ये डाउन साइड में खुल रहा है, तो जैसे ही ये S1 को ब्रेक किया, नीचे का ट्रेड मिल गया। ईएमए की लाइन फॉलिंग चैनल पैटर्न पे थी, तो इसमें कॉल सेल का अप्रोच बनता था। और कॉल सेल का अप्रोच कौन से कैंडल पे दिख रहा है यहाँ पे, इस कैंडल पे दिख रहा है, 9:17 के 9:17 का कैंडल आप देखिए। वी वेब को नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग का अप्रोच बनता है। और सेलिंग के अप्रोच में हमको टारगेट क्या ले लेना है, प्रीवियस लो का, क्योंकि S1 तो बहुत पास आ रहा है, तो यहाँ पे तो उतना कुछ खास टारगेट रहेगा नहीं। जैसे ही S1 के नीचे उतरता है, आपको बड़े टारगेट की तरफ में जाना है। ये है टारगेट, 9:48 का कैंडल पे टारगेट डन किया है। वैसे ही अगर पुट में ट्रेड देखा जाए, तो पुट में बाइंग का अप्रोच मिल रहा था। यहाँ पे ईएमए राइजिंग चैनल पे मिल रहा था, वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन, सॉरी वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन थी। बट यहाँ पे क्या है, इस कैंडल पे 9:17 पे प्राइस ऊपर की तरफ में खींच के लेके गया है। तो डिसेंडिंग सीपीआर में, सीपीआर के अंदर तो जरूर जा रहा है, लेकिन कॉल बता रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ में जा सकता है, तो पुट में ऊपर की तरफ में जाएगा। ये राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा है, तो या तो ये ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है, या तो फिर एटीएमए के पास में लिया जा सकता है। तो एटीएमए के पास में 9:22 के कैंडल आया है, और चाहे तो इस कैंडल पे भी ट्रेड बनता था 9:24 पे, क्योंकि यहाँ पे एटीएमए की लाइन वीवेब के ऊपर में आ गई है। तो यहाँ पे ये रिजिलियंट ट्रेड बनता था, और टारगेट आप ऊपर का ले सकते थे। अपर लाइन जो था, ये आपका टारगेट हो सकता है। या तो फिर आप कॉल में जैसे ही प्रीवियस लो पे आया, आप पुट से एग्जिट कर लो। तो ये वाली जगह पे आई थी 9:47 पे, तो यहाँ पे आपको ट्रेड को क्लोज करना है। और हमको R1 का तक का ट्रेड मिल गया, तो ट्रेड को छोड़ देना है। R1 से फिर क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। सीपीआर से ऊपर जरूर आ गया, लेकिन R1 एक रिजेक्शन का काम करेंगे। तो यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उसके बाद फिर रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही ईएमए का गोल्डन क्रॉस हो गया नीचे की तरफ में, यहाँ से सेलिंग का अप्रोच बनता था। और सेलिंग कहाँ तक बना के रख सकते हैं, जब 8 और 13 ईएमए एक दूसरे को जब तक क्रॉस ना करे, तब तक आप बना के रखिए। तो यहाँ पे सेलिंग का अप्रोच बनता था इस पर्टिकुलर कैंडल पे। और टारगेट क्या ले लेते हैं हम, पहले तो वीवेब का टारगेट ले लेंगे, और फिर वीवेब से जब नीचे की तरफ में आता है, तो हम नीचे का जो भी लाइन है, जैसे कि मान लो ये लोअर सीपीआर के लाइन, सॉरी पीवोट पॉइंट है, यहाँ पे ट्रेड ले प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और फिर नीचे की तरफ में वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन पूरी तरीके से आ जाए अगर, तो फिर यहाँ पे और सेलिंग का अप्रोच मिलेगा। और इंडेक्स बता ही रहा था कि प्राइस ऊपर की तरफ में खींच के लेके जाएगा। तो जैसे इंडेक्स में हमको कहाँ पे क्लैरिटी मिल गई, इंडेक्स में हमको इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये वाला जो कैंडल है, इसमें क्लैरिटी दे दी है। 10:25 का कैंडल क्लैरिटी दे दिया था कि ये ऊपर की तरफ में खींच खींच जाएगा। तो 11:40 पे प्रॉफिट बुकिंग का जगह था, 11:40 पे पुट में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ग्यारह ग्यारह बज के सॉरी 11:40 यहाँ पे आ रहा है। वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन है, तो फिर ये ट्रेड आपको डाउन साइड का मिल गया। इसके बाद में ट्रेड को चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद का जो ट्रेड ये वाला स्पाइक आया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ऊपर की तरफ में जा रहा है तो वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि वाइडर सीपीआर का केस है ना। ये था ऑप्शन की प्राइसिंग पे। और कॉल बाइंग का अप्रोच कहाँ पे बनता था, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉल बाइंग का अप्रोच बनता है जब पी वेब के ऊपर पूरे ईमे की लाइन आ जाएगी। वी वेब के ऊपर पूरा ईमे की लाइन इस कैंडल पे आया है, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था ऊपर की तरफ में, और टारगेट हो जाता S1 का लेवल। फिर S1 से नीचे आ रहा है, तो हमको पता है कि इंडेक्स में 11:40 तक हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जब 11:40 तक ट्रेड बना सकते हैं, तो यहाँ तक आ रहा है। तो जब नीचे की तरफ में आया, नीचे की तरफ में आ रहा है, तो पहले श्रिंक होने देना है। तो श्रिंक यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ श्रिंक, तो इस कैंडल पे वापस से एंट्री बनती थी। और टारगेट 11:40 तक आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद में छोड़ देना है। ये वाला बात का मूव अनएक्सपेक्टेड है, इसको
कई लोग ले पाते हैं, कई लोग नहीं ले पाते हैं, तो इसको छोड़ देना है। वाइडर सीपीआर में बड़ा मोमेंट आता है तो भी वो ऊपर जा करके फिर रिजेक्शन दे देता है, तो ये ऊपर गया भी लेकिन अल्टीमेटली वापस नीचे की तरफ में आ गया। तो ये था कॉल का और पुट का दोनों का सिनेरियो। अब आते हैं हम वापस इंडेक्स में, कल का सीपीआर कैसा है। तो आई ट्रेंड जोन को पहले तो मैं हटा रहा हूँ, कुछ देर के लिए हाइड कर रहा हूँ। कल का सीपीआर नैरो सीपीआर आ रहा है, लेकिन इसमें R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसने अपना बॉटम भी बनाया, टॉप भी बनाया, और प्राइस की क्लोजिंग जो है ना ओपन के पास में हुई थी। इसी वजह से यहाँ पे R1 S1 की दूरी ज्यादा हो गई। तो कल के डेट में कैसा सिनेरियो रहेगा? एक तो डिसेंडिंग सीपीआर है, डिसेंडिंग सीपीआर है तो यहाँ पे क्या होगा, सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा। लेकिन अभी सीपीआर के बीचों बीच क्लोज हुआ है, तो सीपीआर के ऊपर जाता है तो 50% टारगेट रहेगा, और सीपीआर के नीचे जाता है तो भी 50% टारगेट रहेगा। बट अगर प्राइस R1 प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाता है किसी कंडीशन पे, 10:30 बजे से पहले ब्रेक करना चाहिए, अगर ये ब्रेक कर जाता है तभी वो R2 की तरफ में जा सकता है। स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए ऊपर की तरफ में। और अगर प्राइस S1 प्रीवियस लो को नीचे की तरफ में ब्रेक करता है, तभी फिर हम S2 का टारगेट बनाएंगे जो कि नीचे का है। लेकिन डिसेंडिंग सीपीआर है तो नीचे जाने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, और ऊपर जाएगा तो थोड़ा रुक रुक के जाएगा। तो ऊपर की तरफ में हम 50% क्या टारगेट लेंगे, ये वाला 25,000, 12 का जो टारगेट है वो ऊपर का टारगेट रहेगा अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो हमको कौन सा टारगेट मिलेगा, ये वाला 24,900 का टारगेट ले सकते हैं हम नीचे की तरफ। हालांकि थोड़ा और भी नीचे आ रहा है, ये वाला लेवल आ रहा है, लेकिन फिर भी 24,900 एक सही जगह है। डिसेंडिंग सीपीआर, सीपीआर से नीचे उतरेगा तो धीरे धीरे करके इसमें फॉल होगा। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे वीवैप को थोड़ा देर के लिए अभी हाइड कर देते हैं, हायर टाइम फ्रेम में पहले चलते हैं। आप देखिए, एक तो नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है मंथली बेसिस पे, लेकिन ये 21 ईएमए पे फिर से सपोर्ट लिया है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे की तरफ में वीक आया है, तो ये एक इनडिसिसिव टाइप का कैंडल है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप है। तो जब भी स्पिनिंग टॉप है तो उसका हाई ब्रेक होगा तो ऊपर, लो ब्रेक होगा तो नीचे। और टॉप पे बना है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, ये अगर रेड पे बनता, रेड कैंडल होता तो नीचे की तरफ में आता, ये ग्रीन कैंडल मतलब इसका सिग्निफिकेंस अभी नहीं है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पिछले हफ्ते ना इसने अपना टॉप बनाया था, और इस बार गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुल करके सपोर्ट लिया है, प्राइस सीपीआर पे वापस चला गया। लेकिन ये वाइडर सीपीआर है, तो सीपीआर का अपर लाइन पे से रिजेक्शन हुआ है, तो सीपीआर के अंदर घुसा है, तो सीपीआर का अपर और लोअर लाइन पे ये बार बार घूमता रहेगा। हम बुलिश पूरा तभी होंगे जब ये प्रीवियस वीक हाई को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे असेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जाएगा, तो ये थोड़ा गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था। इसका एक सिनेरियो मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये देख लीजिए कि 21 ईएमए से ऊपर है तो प्राइस अभी भी बुलिश है, लेकिन सीपीआर के अंदर है तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। अब इसको हम एक बार और देख लेते हैं। ये हाई पे बंद हुआ था और फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन होकर के ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि प्रीवियस हाई पे टच कर ही जाए। लेकिन अगर प्रीवियस हाई के ऊपर में जाएगा तो कंफर्म रहेगा कि R1 पे जा सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसका एक और सिनेरियो बता रहा हूँ जो कि 30 मई को बना था, सॉरी 30 मार्च को बना था, हाँ 30 मई को बना था। 30 मई को में क्या हुआ था आप देखो, यहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग जो हुई थी ना हायर लेवल पे हुई थी, हाई पे जाके क्लोज हुआ था, और बाद में गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन हुआ, 20 में से सपोर्ट लिया, असेंडिंग सीपीआर था, लेकिन सीपीआर से बाउंस करके वो पूरा प्रीवियस हाई तक गया नहीं है। तो अभी भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वैसा ही सेम सिनेरियो है, अगर ऊपर की तरफ में जा रहा है तो जरूरी नहीं कि प्रीवियस वीक हाई तक जाएगा, वो वापस नीचे की तरफ में आ सकता है ना। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपन वापस चलते हैं। ये सेम सिनेरियो बन रहा है इस बार भी, और ऊपर की तरफ में यहाँ पे वीक आया है और प्राइस रिजेक्शन किया नीचे की तरफ में। तो हो सकता है प्राइस वापस नीचे की तरफ में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हम। सुपर बुलिश तभी होंगे प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जब जाएगा तब के केस में।
अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस। एक तो कल डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, तो अगर सीपीआर से ऊपर जाता है तो कंसोलिडेट हो सकता है। R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता है तब हम R2 का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन पिछले दिन में क्या हुआ था, ये वाला लेवल 25,133 का लेवल है। तो R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है बड़े कैंडल से, बुलिश कैंडल से, तभी R2 की तरफ में बनेगा। लेकिन बीच में ये जो लेवल है, इस लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग बनता है तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो इसमें सेलिंग का अप्रोच रहेगा, और रिजिलेंट तभी होगा जब S1 प्रीवियस लो को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक करे 10:30 बजे के पहले। तभी हम S2 का टारगेट बनाएंगे। निफ्टी में कॉल का भी चार्ट अपन देख लेते हैं। निफ्टी में कॉल आ रहा है नैरो सीपीआर पे, नैरोइस्ट सीपीआर है लेकिन डिसेंडिंग है। तो सीपीआर के ऊपर 50% और सीपीआर के नीचे भी 50% लेना है। बट अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर जाता है बड़े कैंडल से, तो हम इसमें R2 का लेवल भी देख सकते हैं, R3 लेवल भी देख सकते हैं। मतलब इसमें मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ में, रेंज ब्रेकआउट कर जाता है 10:30 बजे के पहले। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो 50% पे यहाँ तो बुक करना है, लेकिन प्रीवियस लो के नीचे उतर जाता है तब फिर हम इसमें सेलिंग का अप्रोच देखेंगे, फिर ये सेल हो जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी डिसेंडिंग सीपीआर है, और डिसेंडिंग सीपीआर में सीपीआर रिजेक्शन किया है। तो सीपीआर तो रिजेक्शन किया है, ये S1 पे अभी तो आके खड़ा है। S1 के नीचे उतरता है तो कहाँ जाना है, प्रीवियस लो पे, और प्रीवियस लो से नीचे उतरेगा तो कहाँ जाएगा, S2 पे। यहाँ पे सिंपल सिनेरियो बना है जो कि क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें नीचे की तरफ में जाएगा। ऊपर की तरफ में तब क्लियर होगा जब ये अपने R1 प्रीवियस हाई को बड़े कैंडल से ब्रेक कर जाएगा, तभी फिर ऊपर की तरफ में जा सकता है। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो गया। वैसे ही पुट का सिनेरियो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट में भी पुट में का जो सीपीआर है वो भी थोड़ा एवरेज सीपीआर आ रहा है, और एक फ्लैट सीपीआर बोल सकते हैं इसको। सीपीआर के नीचे क्लोजिंग है, इसका मतलब ये भी सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है तो वो R1 पे जा सकता है। लेकिन R1 प्रीवियस डे हाई बड़े कैंडल से ब्रेक कर जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा R2। वैसे ही अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले दिन में 2 बार कंसोलिडेशन मिल चुका है। लेकिन प्रीवियस लो के नीचे उतरेगा तब फिर हम S1 का टारगेट ले सकते हैं, जो कि इसमें सेलिंग का अप्रोच है, और S1 के नीचे इसमें फॉल ही होना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर बना है और वाइडर सीपीआर है, तो इसमें ज्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ये सीपीआर से नीचे उतर के प्रीवियस लो पे जा चुका है, अब प्रीवियस लो के नीचे उतरेगा तब फिर S1 का टारगेट बनाएंगे, नहीं तो फिर रुके रहेंगे। और इसमें बुलिश मोमेंटम कब आएगा, जब ये R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर जाएगा, सॉरी R1 प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ पे। तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है फिलहाल के लिए इसमें। ये है निफ्टी का फुल अप्रोच, जहाँ पे हम ट्रेड को कैसे अंजाम देंगे उसके बारे में डिस्कशन किए। और फायर्स का नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखेंगे, अभी कॉल पुट राइटर दोनों बराबर हो गए हैं क्यूमुलेटिव ओआई में, तो कल के दिन में मार्केट साइडवेज रह सकता है। और साइडवेज का जगह कौन सा है, 25,000 का लेवल। यानी कि 25,000 के लेवल पे मार्केट साइडवेज दिख सकता है। 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके आसपास ही रहता है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, है ना। सपोर्ट कहाँ आ रहा है, 24,900 और 24,800 पे सपोर्ट आ रहा है, और रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 25,100, 25,200 के पास में आ रहा है। तो इतना ही है कल के मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस इतना बड़ा क्रिएटेड है 25,000 पे। ये इतना ही था आज के क्लास में। अब आप लोग अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं इनेबल कर दे रहा हूँ सभी को। सर सर, थोड़ा स्टॉप लॉस का दिखाइए ना जरा एक बार। स्टॉप लॉस का मैम ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपको 25,000 का पुट को बाय करना है, मान लीजिए आप यहाँ पे हाँ, बाय करेंगे। सेलिंग का दिखाए ना सर। सेलिंग, अच्छा सेलिंग का। हाँ। सेलिंग में आप जैसे मान लीजिए आप इस कैंडल पे ट्रेड बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप S1 पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड बना है हाँ। 304 पे। तो 304 पे आप हाँ। ट्रेड बनाने वाले हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे सेल ओके। में क्लिक कर देना। ये सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं इस लेवल पे, तो यहाँ पे ऑर्डर दिख हाँ। लगेगा। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपने किया है एंट्री
304 पे। अब आप कहाँ जाएंगे? हाँ 118 पे, 318 पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे हाँ। बाई करके लिमिट आ रहा होगा, बाई स्टॉप लिमिट करके आ गया यहाँ पे कहीं पे। तो उस जगह पे आप क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए, बाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस लग करके आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्रेड चलता रहेगा। ओके। इसी नीचे की तरफ में आपको प्रॉफिट आता है, उस पर्टिकुलर जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वहां पर से आप क्रॉस का बटन होगा वहां पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका एग्जिट हो जाएगा। फिर स्टॉप लॉस बाद में आप हटा लीजिए। तो टारगेट के समय हमें लिमिट वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट सिर्फ क्लिक किया तो एग्जिट होगा? डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी एग्जिट हो जाएगा। अभी फीचर आ रहा है मुझे, पहले नहीं था, अभी हो गया है मुझे। ठीक है। अच्छा, और टारगेट अगर लगाना है तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाना है? स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाना है तो उसके लिए आपको ये वाला जो यूजर सेटिंग है इस पे चले जाइए, क्विक ट्रेड में जाइएगा। और स्टॉप लॉस पहले अपना डिफाइन कीजिए, टारगेट भी आप डिफाइन कीजिए। स्टॉप लॉस को 20 कर दीजिएगा, बेटर रहेगा। और टारगेट को थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, 40 कर दीजिए, बेटर रहेगा। एबीएस वैल्यू पे दोनों रहना चाहिए। और लॉट साइज जो है ना, पोजीशन साइजिंग, उसको एक लॉट रखिएगा। और फिर इसको सेव कर देना। ओके। इससे क्या होगा, फिर आप क्विक ट्रेड में ले सकते हैं उस चीज को। तो ये जो क्विक ट्रेड दिख रहा है ऊपर में, इसको इनेबल कर दीजिएगा। जैसे क्विक ट्रेड इनेबल ओके। करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे आपको सेल करना है, मान लीजिए इस जगह पे सेल करना है, तो ये वाला जो सेल वाला पोजीशन में क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर देखिए एग्जीक्यूट हो गया। तो सेल ऑर्डर यहाँ से लग जाएगी आपकी, और साथ में आपके स्टॉप लॉस और टारगेट भी ऊपर नीचे लगे रहेंगे, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को नीचे खींच के लेके जा सकते हैं, टारगेट को और बड़ा कर सकते हैं। और चाहे तो आपको एग्जिट करना है तो वहीं पे आपको प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा, वहां पे क्रॉस का निशान होगा, वहां से एग्जिट कर सकते हैं। ये रहेगा, ठीक है। ओके। ओके। ठीक है सर। लेजी। थैंक यू। सर सर वो एक बार और रिपीट करेंगे क्या? क्विक रीड वाला मतलब कैसे करना है सर? इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, अभी टाइम कम है तो सबका हाँ ठीक है ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, नीलेश जी सर पूछे। वो इंडिकेटर के बारे में बोलो ना। सर वो इंडिकेटर। इंडिकेटर हाँ हाँ हाँ। वो क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा हो अभी। देखिए, आई ट्रेंड जोन करके है ये इंडिकेटर। जब आप लगाएंगे ना तो इसमें इस तरीके की वैल्यू दिखेगी, है ना। तो इन वैल्यू को छोड़ना नहीं हमको, सिर्फ इंडेक्स की विक्स वैल्यू जो है इसको 13 कर दीजिए। ये कहाँ पे दिखेगा? इंस्टा ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे फायर्स के टर्मिनल पे जाएंगे ना, तो फायर्स के टर्मिनल पे आपको ये ऑप्शन चेंज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इंडिया विक्स आ रही है। तो इंडिया विक्स अभी क्या दिख रहा है? 14। तो 14 है अगर इंडिया विक्स, तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे आई ट्रेंड जोन में, सेटिंग में जाकर के इसको कर देंगे 13। अगर 14.5 हो गया तब भी हम 13 रखेंगे। लेकिन अगर 15 हो गया इंडिया विक्स तो हम उसको 14 रखेंगे। जितना इंडिया विक्स होगा ना उससे थोड़ा कम ही रखेंगे ये प्राइस को, ताकि हमको एग्जैक्ट लेवल मिले, टारगेट जल्दी अचीव हो जाए, है ना। नहीं तो टारगेट दूर हो जाता है। तो इंडिया विक्स की वैल्यू 13 में मैंने सेट कर दिया है और इसको ओके कर दिया। इसमें ना वी वेब की लाइन भी है और साथ में डेज ओपन की लाइन भी दिया हुआ है, दोनों इनेबल है। तो इससे आपको ये चीज मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता है, तो डेज ओपन की लाइन मिल जाती है, और इसमें ना कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिल जाते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत काम के हैं अभी फिलहाल। जैसे पहला कैंडल रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ में आया तो ये अपना S2 लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो हमको S3 का लेवल मिल गया। S3 लेवल से ऊपर जा रहा है तो S2 का लेवल मिलेगा, और S2 के लेवल के ऊपर जा रहा है तो S1 का लेवल मिलेगा। ये इसका एक तरह से पिवोट पॉइंट है। ये इसका R1 R2 इस टाइप का है। पिछले दिन भी आप देखेंगे तो ये पीवोट पॉइंट से सपोर्ट लिए जहाँ पे डेज ओपन की लाइन आ रही थी। तो ये एक तरह से प्रीवियस डे क्लोज का ही लाइन है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ में गया ग्रीन कैंडल, और जैसे ही R1 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस R3 R4 की तरफ निकल गया, और R4 के भी ऊपर गया तो R5 का लेवल मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी ट्रेड बनाएंगे हम, वो थोड़ी एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी। इंट्राडे ट्रेंड जोन का बस यही सिग्निफिकेंस है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। इसको अगर बड़े टारगेट की तरफ में जाना है तो लेवल जो टाइप है डेली, इसको वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वीकली के लिए। डेली के रखिएगा इसको। ये स्टॉक्स में काम नहीं करता, सिर्फ इंडेक्स में काम करता है। और ऑप्शन के प्राइसिंग पे भी काम नहीं करता, तो सिर्फ इसको इंडेक्स में लगाइएगा और इसी के बेस पे ट्रेड लीजिएगा। ठीक है।
सर 1 आवर 15 मिनट दोनों में नहीं लगेगा, नहीं वर्क करेगा? 15 मिनट में वर्क करेगा ना, 1 घंटे में वर्क नहीं। अच्छा वन। ओके और ओके। इसका ये और जितेश जी, गुड इवनिंग। 6 दिन का ही लगता है, 1 2 3 4 5 6, उससे नहीं, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। हाँ। जितेश और जी, एक सर इंडिया पूछना विक्स था। अगर। हाँ हाँ पूछिए। हाँ जितेश जी, मुझे ये पूछना था हाँ। कि जैसे अगर ये जो आई आई ट्रेंड अगर लगाते हैं तो सीपीआर को उस समय हम हाइड कर देंगे क्या? सीपीआर को जरूरी नहीं हाइड करना। सीपीआर आपको एक ओवरव्यू देने को मिलेगा। अगर सीपीआर वाइडर सीपीआर है तो हमको कहाँ तक प्ले लेना है हम्म। ये बताता है। अगर सीपीआर नैरो सीपीआर है तो आपको थोड़ा बड़ा टारगेट की तरफ में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिछला का पिछला दिन है, यहाँ पे R1 का लेवल ब्रेक किया था, तो R1 का लेवल ब्रेक किया तो हम R2 का ट्रेड बनाते हैं, लेकिन इसका लेवल ना R2 के थोड़ा ऊपर आया तो हम टारगेट यहाँ तक का भी ले सकते हैं। हमको टारगेट बड़े मिल जाते हैं। हम्म। सीपीआर के साथ में इसको लगाइए और रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। तो जो ट्रेडिंग करेंगे, जैसे अगर कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस समय सीपीआर को हाइड कर सकते हैं मतलब? कर सकते हैं चाहे तो, कोई क्योंकि दिक्कत। ये बहुत सारी लाइंस हो जाती है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है के लिए। हाँ ठीक है, क्या है ना, जब मार्केट ओपन होता है ना तो ये जो लाइंस है ना ये हम्म। कैंडल के साथ साथ बनती है। तो सीपीआर यस। तो अपने लेवल पे दिखता ही है। ये वाले जो लेवल हम्म। है ना ज्यादा बनी नहीं रहती, तो उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। ओके। हाँ, और उसमें सपोर्ट ठीक। वाली जो लाइन है ना ये लाल कलर की लाइन है। और इसमें हम्म। इंटर जोन में जो लाल लाइन नहीं है ये हरे कलर की लाइन है, तो इसमें कंफ्यूजन उतना नहीं होता है। ओके। ठीक है। ओके। ठीक ठीक। थैंक यू। लेकिन दोनों की जरूरत नहीं है ना, जो सर सिर्फ सीपीआर देखने के लिए वो यूज करेगा। सीपीआर आपको ये बताता है कि प्राइस कहाँ से मतलब देखिए सीपीआर जो ट्रिक्स है ना उसके हिसाब से मार्केट चलता है, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए वो आपको आई ट्रेंड बता देता है। हाँ वो ठीक है, हाँ वो। ये है। जितेश, हाँ। ईश्वर रंजन सर मोहंती 3 मिनट है। में भी चलेंगे? जी। हाँ विश्व रंजन जी बोलिए। हाँ, ये जो है ना, आपने जो अभी दिखा रहे हैं आई ट्रेंड, हम्म। ओके। हम्म। मैं इसको एज ए कॉन्फ्लुएंस यूज़ करता हूँ। मैंने एक लेटेस्ट लिंक भेजा था इसका अपग्रेडेड वर्जन। हाँ 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 बस जानते आई हैं मीन हिंदी या वाला। यस यस यस। भेजा था लिंक में। हाँ। वो एक्चुअली इसमें ये जो वर्जन है ना, इसमें जो डेली ड्रॉ हो रहा है वो टुडेज लाइक यस्टरडेज क्लोजिंग, इंडेक्स क्लोजिंग एंड यस्टरडेज इंडिया विक्स के हिसाब से। हम्म। अपग्रेडेड वर्जन जो मैंने लिंक में शेयर किया है उसमें हम्म। मैंने दो ऑप्शंस दिया हुआ है। उसमें क्या होता है ना, एक आपने स्टैटिक दिया है और इसमें एक डायनेमिक दिया है, मैंने देखा है। yes, you don't have to put it like the India Wix every day. It will automatically pull and it will do it. And यस। there is another option for weekly and monthly. You if you there is a toggle option or a checkbox where it will take the beginning of the week, like last week's closing of India Wix and the price. Then it will calculate. But it is not necessary. That is for swing trading. हाउ आई यूज दिस, मैं कैसे इसको यूज करता हूँ कि मैं इसको, ये सही है मतलब दिस इज फॉर इंट्राडे ओनली। मैं जैसे अपने पर्सनली यूज करता हूँ इसको, मैं पूरा हॉरिजॉन्टली रखता हूँ across the day. How it helps me is it gives me previous, so I get an overview of previous support and resistance of like 5, 10 or 20 days, where it is confirming me every time that okay, that is the zone where it can reverse or it can take support. So this is how I use, but I definitely use the CPR by splitting in two windows, where sometimes हम लोगों का क्या है, गैप मिलता है, गैप अप मिलता है, गैप डाउन मिलता है। जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसका हेल्प लेता हूँ तभी, क्योंकि उसमें आइडिया अच्छा मिलता है। दूसरा चीज़ एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इंडिकेटर बनाने से पहले, हम्म। तो आप जो वाला इंडिकेटर मैंने बनाया इंडिया विक्स के हिसाब से, आपको हर वक्त एक करेक्शन होता है। देखो आप ये जो टुडेज आपका देखोगे ना, हाँ। देखिए आर सपोर्ट वन, नॉट दिस वन, गो टू द चार्ट। हम्म। आपका बेस लाइन है ब्लू कलर का, नीचे का देखिए, जो नीचे का जो लास्ट रिवर्सल आया है हाँ। कैंडल, हाँ। वो देखिए वो लाइन से नीचे जितना ही नीचे गया है, हाँ। ओवरफ्लो हुआ है, तो ऊपर में उतना ही करेक्शन देगा। देखिए वो डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे अप्रोक्सीमेटली, ब्रेकडाउन जो हुआ है उतना ब्रेकआउट होकर रिवर्सल होगा है। तो ये हमको माइंड में रखना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये जो समटाइम्स एस होता है। थ्री का हाँ लेवल से नीचे जितना आया है देखिए, उतना ही हाँ ऊपर रहेगा। देखिए,
ऊपर से देखिए, जब रिवर्सल लिया है उतना ऊपर जाके, अच्छा अच्छा, ये वाला तो यहाँ। हमें वहां पे हाँ, वो क्या होता है, कभी हम लोग, मैं बहुत बार क्या करता हूँ, ब्रेकआउट में एंट्री कर लेता हूँ। ओके तो ओके। ये लगाने से मुझे पता दिखना तो होता है पहले नीचे भी कुछ कर एरर दिया हुआ है क्या, एक्स्ट्रा गया क्या, तब तक मैं वेट करता हूँ वो मेजरमेंट लेके। तो अगर वहां से रेट बनता है तो कंफर्मेशन ज्यादा हो जाती है। बस नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। तो ये भी ध्यान में एक पॉइंट रखना है। एक तरह से ये मिरर इमेज बना रहा है, ये जितना नीचे यस, उतरना ये है यहाँ से उतना ही क्योंकि ऊपर। वो जो आई विक्स के हिसाब से कैलकुलेशन होता है ना, पॉइंट्स लेवल्स, तो यहाँ से भी हो जाता है। मतलब अगर वॉल्यूम के हिसाब से कभी मार्केट एरर दिया है इस लेवल के हिसाब से, तो ऊपर भी उतना एरर देके रिवर्स हो सकता है। तो एंट्री करने से पहले थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा हमको। ठीक है ठीक है ठीक बस आपने जो इंट्राडे कर दिया बहुत अच्छा लगा मुझे ये। मैंने नहीं किया, मैं पूरा फुल लेवल लगा उसका अपना। है। जी जी। मैं बोला है मैंने, आपका जो बंदा मुझे कांटेक्ट कर रहा है, मैं उसको कोड भी शेयर कर दूंगा फुल्ली। तो कुछ अपग्रेड करना है तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने देखा है आपका जो देखिए सर, हाँ एक एक डाउट है। हाँ। आप स्टॉक में नहीं चलेगा बोला था, लेकिन स्टॉक में 5 मिनट्स में चलेगा ना? नहीं, स्टॉक में तो काम नहीं करता ऐसा बता रहे हैं विश्व रंजन जी, बताइए। हाँ, मैं बोलूँगा अगर ये यहाँ पे 70 और 80% देता है, क्योंकि इंडिया विक्स आपका होता है ना, वोलाटिलिटी इंडेक्स होता है ना, वो इंडाइसेस पे ज़्यादा चलता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। हाँ, कुछ स्टॉक्स में चलता है, मैंने 2-3 स्टॉक्स देखा है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं चलता है। यू कैन से 60%, लाइक एसबीआई, because SBI moves according to your Nifty. If you will observe, the charts will be same most of the time. तो इसलिए SBI में काम करता है। रिलायंस, एचडीएफसी में देखेंगे तो वो 60%, मतलब एक हायर लेवल ऑफ आपको इंप्रेशन मिलेगा, हाँ कहाँ से रिवर्स कर सकता है। ये नहीं कि डॉट टू हाँ हाँ डॉट, हाँ जी ठीक ठीक है, है। डॉट टू डॉट नहीं प्रमोद जी, होता है। प्रमोद जी फिर इसको ना अभी स्टॉक में यूज मत कीजिएगा, सिर्फ इंडेक्स में यूज हाँ। कीजिएगा। ओके, मतलब अभी नहीं यूज करना, मैं पूछा बस। ओके, नहीं यूज करते। ठीक। गुंजन जी पूछिए अपना क्वेश्चन। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम ट्रेड लेने के बाद भी टारगेट डाल सकते हैं ना स्टॉप लॉस के हाँ साथ में? हाँ, मतलब बिल्कुल और जब डाल। हम वो बाय ऑर्डर प्रेस करते हैं सेलिंग के केस में, तो हम्म। दो तरह के बाय ऑप्शन आते हैं, एक ट्रिगर प्राइस के साथ आता है, एक ट्रिगर प्राइस के बिना आता है। तो यस। उन दोनों में थोड़ा क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्लेन कर देंगे कि ट्रिगर प्राइस के साथ वाले में और बिना ट्रिगर प्राइस के लिमिट देखिए, ऑर्डर में? ट्रिगर प्राइस जो होता है ना थोड़ा पहले होगा। अगर मान लीजिए ओके। आपने स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया है ये वाला पोजीशन, हम्म। तो अगर सेल किया आपने है। आपको यहाँ पे पोजीशन को इसको करनी है, पोजीशन को स्क्वायर हम्म। अप करनी है, तो यहाँ पे आपका हम्म। टारगेट लगेगा और स्टॉप लॉस आप ऊपर लगाएंगे। तो जो स्टॉप लॉस हम्म। ऊपर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए इसका निफ्टी का, मैं ऑप्शन की प्राइसिंग पे, हाँ ये सब तो ऑप्शन के चार्ट में ही लगेगा ना, ये सब निफ्टी के हाँ चार्ट में तो नहीं लगेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए हम्म। मेरा एंट्री यहाँ पे है 160 पे एंट्री, हम्म। और मैं स्टॉप लॉस हम्म। 193 पे लगा, तो 193 पे जब लगाता हूँ हम्म। तो वहां पे एक ट्रिगर प्राइस आती है और एक नॉर्मल प्राइस आती है। ट्रिगर हम्म। प्राइस हम्म। और नॉर्मल प्राइस जो रहता है ना, वो बीच में बैंड बना देता है, अगर उस प्राइस के रेंज के ओके। अंदर में गया तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता हम्म। है। तो ट्रिगर प्राइस पहले ओके। होगा और जो नॉर्मल प्राइस है वो ऊपर की तरफ में होगा, ताकि एक आपको ओके। मार्जिन दिया कि उस प्राइस पे जाएगा ना, तो अगर वहां पे बायर सेलर है मौजूद उस बैंड में के अंदर में, हम्म। तो आपका हम्म। प्राइस एग्जीक्यूट हो हम्म। जाएगा। ठीक है। ओके। 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 तो मतलब इसमें स्टॉप लॉस ना हिट होने का रिस्क कम हो जाता है? हाँ, रेंज बना दिया, रेंज इस के अंदर में हाँ। बायर सेलर जो भी होंगे उस हम्म। प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ओके। 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 ठीक है। थैंक सर वो 3 मिनट में भी चलेगा ना ये सब में इंडिकेटर? चलेगा, सब में चलेगा, 3 मिनट में भी चलेगा। हाँ, ठीक है। सिर्फ एक एक घंटे पे नहीं चलेगा? 1 घंटे में नहीं चलेगा। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट बाकी है। मनोज जी बहुत दिनों बाद दिखे हैं आप। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सुन रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो हम्म। इसलिए मैं बस केवल सुन रहा हूँ, बीच में ही आ पाया था। ये इंडिकेटर आई ट्रेंड जोन कौन सा आया है जी? ये अभी नया इंडिकेटर है, दिनेश सर इसको एक्सप्लोर किए हैं, विश्व रंजन जी इसको बनाए हैं। तो इस अच्छा। डिटेल वीडियो भी आ जाएगा ना यूट्यूब पे। सर, ये अच्छा, फायर के चार्ट में जो और निफ्टी का चार्ट है, हाँ, फायर्स के चार्ट में। एक इसमें इंडिकेटर, एक इसमें व्हाट्सएप पे डाला हुआ था ग्रुप में आपने, कि उसको अपडेट कर दिया गया है, यही वाला ऑल्ट यही कंट्रोल। वाला यही वाला यही वाला।
यही वाला है वो। हाँ ठीक है। तो ये अभी इस पे ट्रेडिंग व्यू पे है या नहीं है? ट्रेडिंग व्यू पे है ना, बिल्कुल है। आप इसको लगा लीजिए, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। अपडेट कर लीजिए, यहाँ पे बाजू में अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं, आई ट्रेंड जोन के नाम से आ नहीं रहा है ट्रेडिंग व्यू में। ये पब्लिक नहीं है, इसको आप लगा सकते हो, वही जो इंटरडे ट्रेंड जोन वाला है ना, वही है ये, बस इसको अपडेट करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा कैसे अपडेट करना है। ठीक है, चलिए चलिए। ओके। और किसी का कोई ओके। क्वेश्चन? ठीक हाँ, है। मैं ये पूछ रहा था, निफ्टी के इंडेक्स में एक बाय और सेल दोनों दिख रहा है, हम्म, उसमें अगर बाय और सेल प्रेस करेंगे तो क्या ट्रेड एग्जीक्यूट होगा निफ्टी 50 के चार्ट में, कुछ नहीं होगा। फायर्स में? ये कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ होगा, नहीं हो? कुछ नहीं। ओके ओके ओके। तो चलिए आज का क्लास को यहीं कवर करते हैं, सारे सारे लोग का ज्वाइन हुआ। थैंक यू एवरीवन। गुड थैंक नाइट यू। हाँ सर। जीतेश थैंक यू जीतेश जितेश जी। ओके। ये जो इंडिकेटर आप दिखा रहे हैं ना 8 वाला, हाँ, 4 EM है, ठीक है इसका जितेश नाम जी। क्या है? कौन सा जो वाला? आपने ऑप्शन ऑप्शन पे लगाया है, ऑप्शन ऑप्शन चार्ट पे।